Hello dears, good morning. How are you? I think celebrating health and wealth. Let us discuss a certain poem as a module second, A Death Be Not Proud by John Donne. आइए हम एक जॉन डन की कविता मॉड्यूल सेकंड के रूप में, पार्ट सेकंड के रूप में आज चर्चा करते हैं। इसका टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन एंड पैराफ्रेजिंग की हम सीधे बात करेंगे, बिकॉज इन मॉड्यूल वन में रिलेटिंग टू पोइट एंड द टेक्सुअल इंफॉर्मेशन ऑफ द पोएम, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ऑफ द पोएम वे ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। आइए हम सीधे बिना समय गंवाए बात करते हैं इस पोएम की टेक्सुअल यानी लाइंस के द्वारा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पोएम इज ए सॉनेट एंड हियर इट seems as if it were a dramatic dialogue, and here poet as a argumentator, logician, यहाँ कवि एक लॉजिशियन के रूप में, एंड हियर पोइट एज अ फर्स्ट पर्सन, एज ए स्पीकर, कवि स्पीकर के रूप में हमारे सामने है, एंड एज ए सेकंड पर्सन, because personification, it runs in personification, so their death has been personified, और डेथ जो कि कविता में सेकंड पर्सन के रूप में यूज किया गया है, सेकंड पर्सन बार बार यूज किया है, दोनों के बीच में ये एक प्रकार का संवाद है। पोइट स्टार्ट्स, कवि सबसे पहले यहाँ यानी टेक्सुअल हम बात कर रहे हैं, डेथ बी नॉट प्राउड, अरे मौत घमंड मत कर। पोएम्स वेरी फर्स्ट लाइन दैट हैज बीन टैग्ड एज द टाइटल, कविता की जो पहली लाइन है उसको ही कविता के टाइटल के रूप में लिया गया। इसका अर्लियर यदि हम बात करें तो होली सोनेट 10th रूप में कविता यानी जो है लिखी गई, लेकिन बाद में लेटर ऑन कविता का पहला यानी इसी को यानी कविता का टाइटल बना दिया गया। हम देख रहे हैं एज सून एज हम जो ही पहली यानी जो है कविता की लाइन, जो ही हम कविता की पहली लाइन पर आते हैं, हमें यहाँ कवि मौत को पर्सोनिफिकेशनी एड्रेस करता नजर आता है, और वो कहता है डेथ बी नॉट प्राउड, अरे मौत घमंड मत कर, दाऊ सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। यद्यपि कुछ लोगों ने यहाँ सम हैव कॉल्ड, दाउ कॉल्ड, कुछ लोगों ने तुझे माना है, कुछ लोगों ने तुझे कहा है। ये कौन है कुछ लोग? सर्टेन फिलोसोफर्स, कुछ दार्शनिकों ने, इंटेलेक्चुअल फेलोज एज वेल एज द पीपल, यानी कुछ लोग तुझे मानते हैं। क्या मानते हैं? ये मानते हैं माइटी एंड ड्रेडफुल, दाउ आर पावरफुल। व्हाट्स द ओपिनियन ऑफ अदर्स? व्हाट ओपिनियन अदर पीपल हैव अबाउट डेथ? अन्य लोग, कवि के अलावा अन्य लोग, अन्य दार्शनिकों का मौत के बारे में क्या विचार? कवि कह रहा है माइटी एंड ड्रेडफुल, तुम माइटी पावरफुल, ड्रेडफुल टेरिफाइड, फुल ऑफ टेरर, मौत का नाम आते ही लोग टेरर्ड हो जाते हैं। दुनिया के लोग तुझे ताकतवर और भयावह मानते हैं। बट लेकिन क्यों? फॉर दाऊ आर्ट नॉट सो, लेकिन तू ऐसी नहीं है।
एक बात ध्यान रखने की है मित्रों, इस कविता में जो आज हम जिस टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ओरिजिनली कवि ने इसे आर्केइक फॉर्म और क्लासिकल यानी टर्मोलॉजी में यूज किया है। बहुत सारे इसमें थ्रू आउट पोएम आर्केइक वर्ड क्लासिकल वर्ड से आप देखेंगे। इसमें उस ट्रेंड 17th सेंचुरी का जो ट्रेंड था, हर वर्ड के पीछे वावल एंड स्पेशली ई लगाने का ट्रेंड था। तो इसकी जो टेक्सुअल जो लाइंस है, उन टेक्सुअल लाइंस में आपको ज़्यादातर यानी वर्ड के पीछे ई यानी लगेगा। आगे कालांतर में धीरे धीरे जो लेटेस्ट जो टेक्स्ट है उसमें चेंज आया, लेकिन हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आर्केइक वर्ड्स यानी हमारा पोइट्री का जो ट्रेंड इन 17th 16th सेंचुरी जो था, उसके लिए इस तरह के ये वर्ड्स हैं। क्या कहा? फॉर दऊ आर्ट नॉट सो, आर्ट आर, ये इस तरह के आर्केइक वर्ड्स। लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, ऐसी नहीं हो, that means the idea, that means the opinion of the other people is not regarded by poet. कवि जैसा अन्य लोग, जैसे अन्य विचारक मानते हैं, जैसे अन्य विद्वान मानते हैं, ऐसा कवि नहीं मानता है, ऐसी तू है नहीं। यहाँ हम देखेंगे कि एक ये जो आइडिया है डेथ नॉन लिविंग एंड एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, एक एब्स्ट्रैक्ट यानी थिंग को कवि एड्रेसिंग एज इफ इट वर ह्यूमन बीइंग, जैसे तो ये एक कोई मानव स्वरूप हो, और ये यानी कवि की एक अपनी अनूठी कविता में अप्रोच है। कवि क्या कहता है? फॉर दोज whom thou thinks thou does overthrow, जो लोग तुझे ऐसा मानते हैं उन्हीं को तू ओवरथ्रो मीन्स किल, उन्हीं को तू मारती है। दैट मीन्स पोइट वांट्स टू से ही डजंट बिलीव इन द कंसेप्ट, द बिलीफ, the opinion of the word. And what's the opinion of the word? Generally it's in the viewpoint of the word that death is mighty and dreadful, but poet doesn't believe in this concept. And why poet doesn't believe? That means here from the remote learning area, poet is the presentation of the conceit, far-fetched ideology. Poet rejects that consideration of the people and intellectual fellows. ऐसा जो विचार है उसको कवि अपने तरीके से, अपने लॉजिकल तरीके से उसे रिजेक्ट करता है। and die not a poor death, क्या कहा? तू डाई नॉट, नहीं मार सकती। यहां कवि ने एक वर्ड यूज किया पुअर डेथ, बेचारी मौत। बेचारी मौत मीन्स दाऊ हेल्पलेस, एज दाऊ थिंग्स shouldn't think. And what does it think? It thinks that it's supreme in power, it kills everything of the world, it rules over everything of the world. But poet, in the stream of his far-fetched ideology, अपनी फार फेस्ड आइडियोलॉजी के माध्यम से कवि इसे रिजेक्ट करता है और बहुत ही छोटे शब्दों के माध्यम से
ऐसे जैसे हम यहाँ पुअर डेथ जब कवि बात करता है, ए स्पीक्स वेरी रिडिकुलसली, मॉकिंगली, पोइट मॉक्स, कवि यानी जो है मॉकिंग वे में बात कर रहा है। एंड नॉट यट कांट्स दाउ किल मी, यहाँ कवि ने एक बात बिल्कुल रिजेक्ट कर दी कि तुम मुझे नहीं मार सकती। फॉर फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी। कवि यहाँ अब अपना तर्क दे रहा है, रेस्ट एंड स्लीप in our general daily life, for a while we take rest or sleep. जनरली हम हमारे जीवन में, डेली लाइफ में थोड़ी देर के लिए इन ब्रेक्स टेक रेस्ट, इन ब्रेक्स टेक स्लीप। देन पोइट हियर वेरी इंटरोगेटिवली, वेरी रिटोरिकली स्पीक्स, कवि बड़े ही रिटोरिकल तरीके से बोलना चाहता है। शायद कवि ये कहना चाह रहा है, क्या हम जब तनिक समय के लिए निद्रा प्राप्त करते हैं, नींद में चले जाते हैं, तो हम क्या उस समय मरते नहीं हैं? मीन्स फॉर अ वाइल, इन ब्रेक, probably poet wants to say that we just taking rehearsal for the ever last sleep। और इसलिए कवि ने कहा, शायद इसका कवि का जो कंसीट और मेटा फिजिकल आपकी जो आइडियोलॉजी है, फारफेस्ट जो आइडियोलॉजिकल कवि कहना चाह रहा है, वो इसी बेस पर कहना चाह रहा है कि यदि मौत परमानेंट है, then why just after a break, short sleep, we daily awake? Means you have no command over the world as you are regarded. And now poet says, much pleasure then from the much more must flow। यहाँ सेकंड स्टेंजा में कवि ऑक्टेव के सेकंड क्वार्टेट में कवि बात कर रहा है कि तू मीन्स डेथ परमानंद का स्रोत है। मौत को जिस तरह से यहाँ क्या कॉन्ट्रेरी, इस कविता में जो इसकी थीम है, बिटवीन द वर्ड एंड पोइट, हियर एंटीथीसिस थ्योरी, एंटीथियस्टिकल story has been presented, and antithesis as in literature between two lines, between two sentences, here two persons, two objects, two things, one here poet and their death, their behalf of the death, in the favor of death the word, and there is a difference, a contrary viewpoint between the word and the poet. As a word in the favor of death, as death things people regard, death is mighty and dreadful। तो यहाँ कॉन्ट्रेरी एंटीथीसिस यानी आइडिया है। कवि ये कह रहा है, बजाय दुखी होने के तो परम आनंद का स्रोत है, परम आनंद का साधन है। कवि कैसे कह रहा है, एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मेन वो विद दी डू गो, हमारे बेस्ट मेन मीन्स इंटेलेक्चुअल फेलोज डाई वेरी अर्ली। यहाँ एक
प्रैक्टिकल व्यवहारिक एक कहावत है क्या, दोज whom God loves die earlier, जिन्हें ईश्वर प्यार करता है वे शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एंड हु आर दीज intellectually as a literary viewpoint in poetry, in literature, when we come as John Keats, the great poet, Maria, the great artist, how and why they die so early, इनकी मृत्यु इतनी जल्दी, because God loves them, then it's not matter to be sorrowful, तो फिर ये विषय यानी दुखी होने का नहीं। एंड रेस्ट ऑफ देयर बोन, हमने आपसे पार्ट फर्स्ट में कहा कि किस तरह से रेस्ट ऑफ देयर बोन एंड सोल्स डिलीवरी, यहाँ बहुत ही मेटाफिजिकल और फार फेस्ट आइडियोलॉजिकल कवि बात कर रहा है। इसमें किसी और दूसरी वस्तु के, यहाँ आपका बोन्स का मतलब है होल बॉडी, होल बॉडी के लिए आया, और मृत्यु क्या, आत्मा की मुक्ति का साधन है। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स मीन्स विद द अराइवल ऑफ डेथ they take peace in the grave. Then how poet here as a logician, as a scientist, logical व्यू पॉइंट यानी कवि बात कर रहा है कि फिर ये दुख का कारण का सोल डिलीवरी, सोल डिलीवरी स्पिरिचुअल सेपरेशन, सेपरेशन स्पिरिचुअली। तो कवि इस बात को अपने विचार से कहता है, दाउ आर्ट स्लेव टू फैट, यहाँ डेथ को कवि ने यानी भाग्य का गुलाम बताया। अरे तू भाग्य की दासी है। कवि बहुत ही मॉकिंगली एंड रिडिकुलसली एड्रेसिंग डेथ, डेथ को इस तरह से बड़े ही उपासात्मक तरीके से, बहुत यानी तुच्छ यानी जो है शब्दों के माध्यम से प्रयोग कर रहा है, बात कर रहा है। इसका क्या मतलब, इसका ये तात्पर्य होगा लिटरेरी व्यू, चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन। अरे भाई मौत तू भाग्य की दासी है, thou are not permanent because by the chance in the hands of chance, अवसर भाग्य के यानी साथ मृत्यु हो जाती है, राजाओं के द्वारा आक्रमण कर दिए जाते हैं। डेस्परेट मैन मीन्स होपलेस persons who are failure in their mottos, in especially love, and does with poison, जहर से असमय मृत्यु आ सकती है, एंड वार युद्धों से, एंड सिकनेस डेविल, अनेक बार अचानक किसी बीमारी के फैल जाने से मौत हो जाती है, युद्धों में मौत हो जाती है, किसी के जहर ले लेने से, और एंड पॉपी, पॉपी हियर वर्ड एज ए ड्रग, ओफीम, ओफीम के लिए शब्द का प्रयोग हुआ, एंड चार्म्स, जादू टोने, चार्म्स, इन सब के माध्यम से भी मौत हो सकती है। यदि मौत परमानेंट है तो फिर इन सारी सर्कमस्टांसेस में मौत नहीं होनी चाहिए। पोइट स्पीक्स वेरी लॉजिकली, बड़े तार्किक तरीके से कवि बात कर रहा है, और बहुत ही
यानी सॉलिड ग्राउंड, क्योंकि कवि से अपने एटलास में बिब्लिकल सॉलिड ग्राउंड के माध्यम से प्रूव करता है। और क्या कह रहा है, कैन मेक अस स्लीप एज वेल। यहाँ वर्ड का यूज किया अस मीन्स द वर्ड। दुनिया को इनके द्वारा भी मृत्यु आ सकती है, मौत आ सकती है, मौत हो सकती है। एंड बेटर देन दाइस टुक। आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक ये बिकॉज पोयम रन्स इन पर्सोनिफिकेशन एज ए डायलॉग फॉर्म, एज ए conversation between the death that automatically personified। कवि डेथ को प्रदर्शित करता है, से संबोधन के माध्यम से बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, तेरे कोड़े खाने से, दाई स्ट्रोक, तेरा प्रहार, मेटाफर का प्रयोग है। तेरा प्रहार, तेरे कोड़े खाने के बजाय, कैसे कोड़े खाने के, लंबा जीना और मौत की सफरिंग को झेलना, बजाय इसके ये बेटर है। वे वाई स्वेल दाऊदन। यहाँ कभी रिटोरिकल क्वेश्चन है, एंड रिटोरिकल क्वेश्चन मीन्स आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड एट वंस but its tone ultimately answers such type question in literature is regarded rhetorical question। poet speaks rhetorically, और कवि का मतलब है no use one short sleep past we wake eternally। here in the last lines poet comes on the ground of Bible with biblical reference। biblical reference के माध्यम से कवि कहता है it's in न्यू टेस्टामेंट। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट का कंसेप्ट है कि हम मृत्यु के बाद एट द डूम्स डे, लास्ट डूम्स डे, फॉर द कॉल ऑफ गैब्रियल, गैब्रियल की लास्ट जो कॉल होगी उस दिन ऑल दोज हु आर एनग्रेव्ड इन द ग्रेव वुड राइज अप एंड fall in line, and those are alive die and would fall in the line, wait for the last judgment। अंतिम निर्णय के लिए तो हम अकॉर्डिंग बाइबल, इन द व्यू पॉइंट ऑफ बाइबल, बाइबल के यानी विचारानुसार अंतिम निर्णायक दिन को, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो कब्र में दफन है, वे सब यानी पंक्तिबद्ध होंगे, और जो जिंदा है मृत्यु प्राप्त होगी और पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। तो फिर पोइट हियर, कवि यहाँ बड़ा ही लॉजिकल तरीके से बाइबल के यानी विचारानुसार, बाइबल के विचार के तर्क के आधार पर वन शॉर्ट स्लीप, थोड़े दिनों के यानी आराम के द्वारा हम नींद मीन्स मौत के बाद फिर इटरनली हमेशा हमेशा के लिए हम वापस जागेंगे मीन्स जीवित होंगे। एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाऊ शैल डाई, हम एक बार पुनः जागेंगे। यदि ये लास्ट यदि लाइंस की हम बात करते हैं तो एज इन हिंदू थियोलॉजी की भी हम बात करें, भागवत गीता आल्सो सेज अबाउट द इटर्निटी एंड इमोर्टलिटी ऑफ द सोल। वहाँ भी यानी आत्मा की अमरता की बात की है। हम बाई बॉडी टू बॉडी, इट्स जस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द सोल। सोल इज परमानेंट, सोल परमानेंट है, इसकी मृत्यु नहीं होगी। उस समय के लिए हम शरीरों का यानी बदलाव करते हैं।
तो ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ बाइबल की इस थ्योरी के आधार पर वो कवि कहता है कि जब बाइबल में ऐसा मानना है कि हम एक बार पुनः जागृत होंगे, मीन्स हम शारीरिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन स्पिरिचुअली हम हमेशा हमेशा यानी जिंदा रहेंगे। और कवि ने बड़ा पैराडॉक्सिकल तरीके से पैराडॉक्स का प्रयोग करते हुए कवि यहाँ कह रहा है, एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाऊ शैल डाई। हैरी मौत, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू जिंदा नहीं रहेगी, तू ही मर जाएगी। ग्रामेटिकली यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर शेल का प्रयोग किया तो शेल आपका ये बताता है पोइट इज श्योर अबाउट हिज ओन ओपिनियन ऑन द ग्राउंड ऑफ, इन द स्ट्रीम ऑफ लॉजिक, ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रिश्चियनिटी, बाइबल ग्राउंड, बाइबल ग्राउंड जो बात कही। इस प्रकार से पैराडॉक्सिकल वे में कविता का अंत होता है, जो कि कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। पैराडॉक्स इन लाइन होगा, लेकिन पैराडॉक्स के ही यानी सिमिलर और पैरेलल एक आपका लिटरेरी यानी फॉर्म आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज इन अ फ्रेज, ऑक्सीमोरन फ्रेज में होगा, और आपका पैराडॉक्स इन अ होल सेंटेंस, इन अ कंप्लीट सेंटेंस होगा। हम जो बात कर रहे थे यहाँ हमारा 12, 11 एंड 10 नंबर की जो लाइन्स है वो स्टार्ट होती एंड एंड एंड, दैट मीन्स एनाफोरा। यहाँ लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी फिगर एनाफोरा, और एनाफोरा कोई फ्रेज और कोई यानी वर्ड जिससे आपका यानी दो या दो से अधिक बार एट बिगिनिंग रिपीटिशन होता है, तो उसे हम एनाफोरा कहेंगे। यहाँ आपका एनाफोरा है। आपके लिटरेरी टर्म्स, एलिट्रेशन आपका क्लियर है, एलिट्रेशन हम निकाल लेंगे। मेटाफर आपका इसमें क्लियर है। एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस आपके ये सारे यानी जो वर्ड क्लियर हैं, मैं समझता हूँ यदि आप इस तरह से इसको यानी देखेंगे, आप अपने पास टेक्सुअल यानी जो है टेक्स्ट रखेंगे और इस वे में आप देखेंगे तो आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको समझ आएगी। यदि आपको किसी तरह का कोई सुझाव, कोई कमेंट, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में यानी जो है लिखें, ताकि हमें भी आपको किस तरह से और इसमें यानी हेल्पिंग यानी जो है स्टेप्स उठाने हैं, ये इस तरह का हमारा प्रयास बिल्कुल ये रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लिटरेचर में, पोइट्री में, साहित्य में बहुत है, लेकिन बच्चे के लिए एकेडमिक कॉम्पिटिटिव पर्पस से ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके लिए क्या पर्याप्त होना चाहिए, क्रेमिंग वे में क्या रखा जाए, और इसी बात को ध्यान रखते हुए हमें एज फार एज पॉसिबल इन सिंपल वे, इन सिंपल अप्रोच वी ट्राई टू एक्सप्लेन, टू प्रोवाइड यू। आई थिंक यू विल लाइक, आपको ये हेल्पफुल होगा, और कमेंट करेंगे, हमारा मन बढ़ाएंगे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।